सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई सदन में कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो कभी आतंकवाद के हक में बोले। हम सब एक हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, आतंकियों को खत्म करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं समझता हूं कि ऐसे बिल हम ही लाए थे 1967 में, ये बिल हम लाए थे। और उसके बाद आपको याद है 1985 में जब इंदिरा जी की 84 में हत्या हुई तो टाडा भी हम लाए थे। उसके बाद 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो 2002 में पोटा आप लोग लाए थे। और फिर इस बिल में संशोधन किया 2004 में संशोधन किया, 2012 में संशोधन किया, और आज आप एक और संशोधन लेकर यहां आए हैं। हमें इस बात का गौर करना होगा कि इन बिलों का अनुभव क्या रहा है और इसके पीछे घटनाएं भी हुई हैं। जब 1967 में बिल लाया गया तो उस समय आपको याद होगा, शायद आपको याद है या नहीं, कि एक कमेटी बनी थी अंडर द इंटीग्रेशन काउंसिल, एंड दैट कमेटी was the Integration Council and Regional Committee, Committee of Integration and Regionalism, and they gave a suggestion कि हमें आर्टिकल 19 में संशोधन करना चाहिए to bring in Article 19.2, 19.3 and 19.4 the provision sovereignty and integrity of India. उससे पहले 1967 से पहले 19.2, 19.3, 19.4 में ये प्रोविजन नहीं था, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और हमारी जब हम ओथ लेते थे एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वहां भी हम सॉवरेनिटी ऑफ इंटेग्रिटी नहीं था। ये 1967 के बाद हमने उसमें उसको रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी इस देश में, और इसलिए यह बिल लाया गया। फिर जैसे मैंने कहा 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई तो हम लोग टाडा लेकर आए, और टाडा आपको याद होगा कि 1989 तक चला, फिर उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड किया 1991 तक, फिर 1993 तक, फिर 1995 में वो लैप्स हो गया। क्यों लैप्स हुआ? क्योंकि हमने देखा और हमारा अनुभव यह था कि कानून तो अच्छा है लेकिन इसका घोर दुरुपयोग हो रहा है। और वो आंकड़े मैं आपको दे भी सकता हूं लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि बाकी दो लोग भी हमारे बोलेंगे। तो उसका घोर दुरुपयोग हुआ और इसलिए वो लैप्स कर दिया गया। फिर 2001 में जब पार्लियामेंट में अटैक आया, फिर हम पोटा लाए, उसका भी घोर दुरुपयोग हुआ, और फिर 2004 में हमने पोटा को रद्द किया, पोटा को खत्म किया। और माननीय मंत्री जी, आपको इतना मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास कुछ फिगर्स हैं क्योंकि आपने उस सदन में बोला था कि कभी ऐसे बिलों का कभी दुरुपयोग नहीं हुआ। मैं केवल इसी बिल की बात करता हूं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, वो मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं, 2014, 2015, 2016 के आंकड़े। मैं आपको ये आंकड़ा कुछ बताना चाहता हूं। 2014 में जो पेंडिंग केसेस थे, जो ट्रायल केसेस थे इस कानून के अंतर्गत, वो लगभग 1144 थे, और जो ट्राई हुए उनमें से वो केवल 106, और उनमें से कन्विक्शन कितनी हुई? 33 केस कंप्लीट हुए और 9 लोगों की कन्विक्शन हुई। 1144 पेंडिंग हैं, 2014 की बात कर रहा हूं, 33 कंप्लीट हुए, 9 की कन्विक्शन हुई और 24 एक्विट हुए। मतलब के परसेंटेज ऑफ इक्विटल्स वाज 83%, 73%, 27.3% was the rate of conviction. अब 2015 की बात करते हैं। 2015 में 1209 पेंडिंग केसेस रहे, और जो ट्रायल कंप्लीट हुए वो 76, जो कन्विक्ट लोग हुए वो 11, एक्विट जो लोग हुए वो 65। व्हाट वाज द रेट ऑफ कन्विक्शन? 14.5%। इसी तहत इसी कानून के अंतर्गत
फिर 2016 में आ जाइए 1256, ट्रायल कंप्लीट हुए 33, कन्विक्ट हुए 11 और एक्विट हुए 22, रेट ऑफ कन्विक्शन 33%। तो इसका मतलब क्या है, हमें अनुभव क्या हुआ कि एक तो ट्रायल होते ही नहीं, इसमें बेल मिलती ही नहीं, लोग 7-7, 10-10 साल जेल में रहते हैं, जब एक्विटल हो जाते हैं तो 7 साल के बाद जेल से बाहर आते हैं। तो हमें सदन को गौर करना पड़ेगा कि कब तक ऐसा हम काम करते रहे। कानून होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रावधान उसमें ऐसे भी होने चाहिए कि लोग 7-7, 8-8 साल जेल में ना रहें। और अगर रेट ऑफ कन्विक्शन आपका 14, 15, 16, 17 और 20-30% रहेगा और 70% एक्विट हो जाएंगे और 7 साल, 8 साल वो जेल रहेंगे, इसका नतीजा क्या होगा? आपको याद होगा कि पोटे के कानून में एक 12 साल के बच्चे को झारखंड में एक आरोपी दिखाया गया। 12 साल के बच्चे को पोटे के कानून में, कोटा के कानून में एक 81 साल वृद्ध आदमी को दिखाया गया आरोपी। और यहां मैं रिपोर्ट पढ़ना नहीं चाहता, मेरे पास रिपोर्ट है जिस तरह से हर प्रदेश में किस तरह से इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो हम चाहते हैं आतंकवाद से लड़ाई करें, आतंकियों को खत्म करें, लेकिन साथ साथ ये भी हमें जानना चाहिए कि जमीन पे क्या हो रहा है। पहली बात तो ये मैं जनरली आपको बताना चाहता था। दूसरी बात यह है कि जब ऐसे कानून आते हैं ना, तो वी मस्ट मेक श्योर दैट दीज controversial provisions that are in this legislation, we need to send them to a committee, because if the treasury benches do not allow these bills to be considered by a committee, what will be the consequence? The consequence will be that the bill will be passed by a brute majority in the Lok Sabha and by a manufactured majority here. Bills will be passed, but what will be the outcome? These bills will be challenged in a court of law. There will be many provisions will be struck down in a court of law. The matter will come back to Parliament. When it comes back to Parliament, you will again draft it. Again, we'll ask for a standing committee. Again, if we have the numbers, it will go to a standing committee. This is an endless process. In fact, it's much better if you send the bill to a standing or to a select committee, let everybody discuss the issue, then have an appropriate legislation in which all of us support it. We are not against this legislation. Now, the issue that I want to raise is a very fundamental issue. And the issue relates to the fact that you have in this bill, under Section 35, you have the right to issue a notification declaring somebody as a terrorist. Up you know that under Section 13 of the Act, under Section 15 of the Act, and under Section 38 of the Act, anybody who abets terrorism, anybody who supports terrorism, anybody who funds terrorism, anybody who conspires with a terrorist, anybody who does any act which in any event supports the terrorist has to be prosecuted. Already covered. It's already covered. He has to be prosecuted. And if he is prosecuted, then he is deemed to be in the eyes of the nation a terrorist. Now, why do you want a separate provision to name somebody as a terrorist? I don't understand the logic of that, and that only through an executive notification. आप मुझे बताइए कि आपने एक नोटिफिकेशन कर दिया गृह मंत्रालय ने कि ये टेररिस्ट है, फिर आपने कहा कि आप रिव्यू में जाइए, आप पहले सरकार के पास जाइए, अगर वो इनकार कर दें फिर आप रिव्यू में जाइए, रिव्यू में एक ट्राइब्यूनल बैठेगा, एक जज बैठेगा रिव्यू कमेटी में, वो आपका तय करेगा कि गलत हुआ या सही हुआ। लेकिन आपने उस शख्स को टेररिस्ट क्यों कहलाया और कब कहलाया ये बिल नहीं बताता। At what stage will you declare him as a terrorist? Will you declare him as a terrorist before an FIR is passed, is lodged? Will you declare him a terrorist at that stage? Will you declare him a terrorist if the charge sheet is filed? Will you declare him as a terrorist after the trial takes place and he is convicted? At what stage will you declare him to be a terrorist? It's not clear from the bill. And if he is already being tried for a terrorist offense, you don't have to declare him as a terrorist. Why? Because under our law, a person is innocent till he is proved guilty. So if a person is innocent till he is proved guilty and he is to undergo trial,
then on what basis do you issue a notification under 35 and declare him to be a terrorist? There is no logic behind it. There is no basis for putting this provision here. And what if you tomorrow, just for the sake of speculation, do you declare somebody who you consider to be an urban Naxal a terrorist? What will happen to him? He'll be ostracized in society. No bank will extend any loan to him. He cannot participate in any civil activity. And he will be deemed to be a terrorist in the eyes of the nation. What is his recourse? What is happening today under PMLA? What is the government doing? They lodge an FIR. They don't investigate thereafter. FIR lodge कर दिया, investigation हुआ ही नहीं. फिर ED आ गया. फिर ED उसके पास चले जाता है. फिर ED उसको कहता है कि these are proceeds of crime. आप मुझे बताइए, आप अपने कैसे आपका पैसा आया. CBI कुछ नहीं करती. और उसका सारा धंधा खत्म हो जाता है. ये बिजनेसमैन के साथ हो रहा है, सोशलिस्ट के साथ हो रहा है, सोशल वर्कर्स के साथ हो रहा है. अब ऐसा ही इस कानून में होगा, क्योंकि यू विल से दैट ही हैज प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म. आपने उसको नोटिफिकेशन कर दिया, उसके बैंक पे चले गए, अकाउंट फ्रीज कर दिया और कहा दीज आर प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म. उसका नतीजा क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए, आपने ये प्रावधान लाया क्यों, किस लिए, किस स्टेज पे आप तय करेंगे कि वो टेररिस्ट है? अगर हाफिज सईद है तो टेररिस्ट है, अगर गोडसे है तो टेररिस्ट है. लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कहने की. 2047 से आज तक आप लोगों में हिम्मत नहीं है कहने की गोडसे टेररिस्ट था. 1947 हाँ 1947. आपके पास ये हिम्मत नहीं है. गृह मंत्री जी, आप उठ के कह दीजिए, क्योंकि सब नजरिए की बात है. किस नजर से आप किसको देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं वो टेररिस्ट हो जाता है. और बड़ी दुख की बात है कि आज आप लोगों ने उन लोगों को कानून जेल में रखा हुआ है जो एकेडमिक्स है, जो यूएन से फंडिंग लेते हैं, जो सिविल एक्टिविस्ट हैं. उनको कल आप नोटिफिकेशन से टेररिस्ट कहला दोगे? और इस कानून में कोई ऐसी बात, हमारा केवल इतना ही विरोध है. आप बताइए किस आधार पे उसको आप टेररिस्ट कहोगे? आपकी मंशा होगी तो कह दोगे, नहीं मंशा होगी तो नहीं कहोगे. और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस कानून में धारा 153A एंड 153 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी लिखित है. जो कम्युनल एक्टिविटी करता है अंडर UAPA ही कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी अ टेररिस्ट. अब 2014 के बाद किन किन लोगों ने इस देश में 153A और 153B का उल्लंघन किया है कि आपने कभी सोचा कि उनको टेररिस्ट कहलाया जाए? करेक्ट. आप कभी सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज आपका नजरिया दूसरा है. करेक्ट. आप केवल उन लोगों को टेररिस्ट दिखाएंगे जो आपके खिलाफ बोलेगा. अब JNU में कुछ हो गया, कुछ युवाओं ने कुछ कर दिया, उनको आप टेररिस्ट दिखा देंगे. कहीं और यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया, किसी दलित ने कुछ कर दिया, उस टेररिस्ट दिखाएंगे. कोरेगांव में कुछ हो गया तो उन लोगों को आप टेररिस्ट कहलाएंगे. और वो बेचारा करेगा क्या? तो पहले तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए किस आधार पे आप कहोगे कि ये शख्स टेररिस्ट है और ये शख्स टेररिस्ट नहीं है. आपको यहां बताना पड़ेगा. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-4 बातें आपके सामने रखूँगा कि एक बात का हम आपको दाद देते हैं कि जहाँ तक आपकी बात है, यू गेट व्हाट यू सी एंड यू सी व्हाट यू गेट. लेकिन हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि फ्रॉम हियर दिस साइड ऑल्सो यू विल गेट व्हाट यू सी. हम जब अब ऐसे कानून इस तरह के प्रावधान लाएंगे, क्योंकि आपका नजरिया कुछ और है, हम यहां खड़े होकर विरोध करेंगे टिल आवर लास्ट ब्रेथ. आप हमारे पीछे CBI लगा दो, आप हमारे पीछे ED लगा दो, आप हमें जेल में भेज दो, आप इनकम टैक्स लगा दो, लेकिन यहां हम खड़े रहेंगे और हम आपका विरोध करेंगे. हमने देखा है कि पिछले दिनों में किस तरह से आप लोगों के पीछे
दुरुपयोग कर रहे हो कानूनों का, चाहे वो पीएमएलए हो, चाहे ये कानून हो, चाहे कोई और कानून। मतलब कि ऐसा लग रहा है हम इस देश में कि एक चेहरा, एक बिजनेसमैन, सब कुछ केवल एक आदमी के नाम पे, कोई दूसरा तो हमें दिखता ही नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी कि आप केवल न सोचिए कि हम यहां चुप रहेंगे। आपके पास मेजॉरिटी है, वहां भी है और यहां भी, क्योंकि इमरजेंसी हो जाती है कुछ लोगों के लिए तो मेजॉरिटी नहीं रहती। हाँ, वो भी हम जानते हैं। लेकिन देखिए, जो आतंक के शिकार रहे हैं वो कौन रहे हैं? हम लोग। हमारे दो प्रधानमंत्री चले गए आतंक की वजह से। हमें वो पीड़ा, हाँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आतंकवाद की वजह से चले गए। दुख है तो हमें है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि हमें कोई ऐसा कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यह भी हमें मालूम है। और यहां सदन में बैठ के हम कानून तो पास कर सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर जमीन पे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी, ये नहीं मालूम आपको? उन लोगों की पीड़ा सोचिए जो उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है। एक फैमिली मार दी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। सिब्बल जी, जस्ट आई एम फिनिशिंग इन 1 मिनट। जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो गुजरात में हो रहा था, जो महाराष्ट्र में हो रहा था। जब 1985 में जो कानून बना था ना टाडा का, तो सबसे ज्यादा गिरफ्तार कहां हुए थे लोग? गुजरात में। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी गुजरात में थी। आतंक पंजाब में था, गिरफ्तारी महाराष्ट्र में थी। क्यों? वहां तो आतंक नहीं था, लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा था। मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा कि सदन को यह बता दीजिए। एनआईए की आपने बात की, भाई साहब, एनआईए में तो ऑलरेडी कानून है अंडर सेक्शन 3 and section 6 of the NIA Act. This is a scheduled offense in the schedule of the NIA Act. Yes. So in fact the NIA can investigate any offense in any state, even under the present law. Correct. There is no issue there. The only amendment that you have brought under section 25 is that you can actually now confiscate the property through the approval of the Director General. Fine, we have no problems with that, because that power is already with you. Our problem is that this open-ended declaration of a private person as a terrorist is just meaningless. It is unconstitutional. It will be struck down and it will come back to you, and then you will have it and have to send it to a standing committee or a select committee. Thank you very much. थैंक यू। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।